बाकी आपने क्योंकि चाइना का सर जिक्र किया, इसी सवाल के साथ मैं जरा संजीव श्रीवास्तव जी के पास जाना चाहूंगी। संजीव श्रीवास्तव जी, मैं समझना चाहती हूँ क्योंकि चीन और रूस ईरान के साथ हम महसूस करते हैं जिस तरीके का सपोर्ट उन्हें मिला है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करता है ईरान तो सबसे ज्यादा असर सर चीन पर होगा, क्योंकि चीन की 26% की निर्भरता क्रूड ऑयल को लेकर ईरान के ऊपर है। ऐसे में क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने का फैसला चीन को अपने साथ लेकर करने की कोशिश कर रहा है? अगर अमेरिका यह चाहता है कि चीन इसमें इंटरवेन करे, ईरान से बात करे, तो क्या चीन इसमें इंटरवेन करके ईरान से बात करेगा? तीसरी तरफ सर, भारत की भूमिका ऐसे समय में क्या होनी चाहिए पूरी दुनिया में पड़ने वाले इंपैक्ट को देखते हुए, और क्या तेल स्रोत को डाइवर्सिफाई करने का यह समय है जिसको हम कहते हैं कि आपदा में अवसर तलाशने वाला, क्या यह मौका भारत के लिए भी है? देखिए पूर्णिमा जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न उठाए हैं, और जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक करने का जो एक स्टेप है, वो मेरा ऐसा मानना है कि ईरान वर्तमान समय में ऐसे सभी बड़े ऑप्शंस पर विचार कर रहा है कि जिसकी की वजह से वो अपने राष्ट्र की जनता को भी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी ये दिखा सके कि वो एक बड़े अमेरिकन एक्शन का एक बड़ा रिटेलिएशन कर सकता है। और उसके जो रिटेलिएशन के ऑप्शंस में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जो ब्लॉकेट का जो ऑप्शन है, उसको ब्लॉक करने का ऑप्शन है, वो निसंदेह एक बड़ा ऑप्शन है। और यदि वो ऐसा करता है तो विश्व की जो एक एनर्जी सप्लाई चेन्स में एक बड़ा डिस्ट्रप्शन आएगा, क्योंकि अबाउट 1/4 ऑफ द जो ग्लोबल जो एनर्जी सप्लाईज हैं उस रूट के माध्यम से होती हैं, गैस की और ऑयल की, अगर दोनों की कंबाइन बात करें तो ऐसे में जाहिर है कि एक पूरे ईरान के द्वारा ये एक बड़ा एक रिटेलिएशन का जो डिमॉन्स्ट्रेशन है जो वो करना चाह रहे हैं वो होगा। और ऐसे में जो अनेक राष्ट्र इससे प्रभावित होंगे, और इसमें जो एनर्जी को सप्लाई करने वाले जो राष्ट्र हैं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, स्वयं ईरान हो, और इराक है, कतर है, यूएई है, ये जो राष्ट्र हैं वो जाहिर है कि अपने एनर्जी एक्सपोर्ट्स को नहीं कर पाएंगे और उनको भी नुकसान होगा, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ईरान की स्वयं की जो है उसको उससे नुकसान होगा। और जहां तक जो इसके डेस्टिनेशंस की बात है तो उससे चाइना, जैसा कि आपने जिक्र किया, वो सबसे ज्यादा मेरे असेसमेंट के मुताबिक उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जहां तक भारत की बात है तो भारत का लगभग अबाउट 40% जो एनर्जी का जो इंपोर्ट होता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हो रहा है। और भारत की जो ऑयल को इंपोर्ट करने की और गैस को इंपोर्ट करने की जो पॉलिसी है वो ऑलरेडी पूर्णिमा जी बहुत डाइवर्सिफाइड है। हम अभी मिडिल ईस्ट रीजन से जो हमारी ऑयल की और गैस की जो डिपेंडेंसीज हैं वो लगातार कम हुई हैं। हम अफ्रीका के देशों से, अमेरिका से, लैटिन अमेरिका से, ब्राजील से बड़ी मात्रा में ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं। और हमने अपनी जो पॉलिसी में अब इतना भी एक नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि रशिया से हम बड़ी मात्रा में अब ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। और रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद तो रशिया हमारा एक टॉप ऑयल का जो है इंपोर्टर एक राष्ट्र के रूप में हम उसको देखते हैं। और ऐसे में जो भारत की जो एनर्जी सप्लाईज हैं, मेरा ऐसा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ब्लॉक होने की दशा में भी हम इसको डील कर पाने में सफल रहेंगे। और जैसा कि कोहली साहब ने कहा कि हमारी जो इकोनॉमी बहुत ही रोबस्ट है, बड़ी इकोनॉमी है, और हम इस तरीके के जो शॉक्स हैं उसको एब्जॉर्ब करने में समर्थ है, सक्षम है। और हमारा जो एनर्जी के सोर्सेस हैं डाइवर्सिफाइड ऑलरेडी हैं, और हम अपने ऑयल के इंपोर्ट को अन्य जगहों से, अन्य सोर्सेस से रैंप अप करके वो जो डिफिशियंसी होगी, जो कमी आएगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ब्लॉक होने की दशा में, तो उसको हम डील कर पाने में सफल होंगे। लेकिन इसमें बिल्कुल स्पष्ट मैं इस बात को आपकी मानता हूं पूर्णिमा जी कि चाइना इससे बहुत ज्यादा सीवियरली इम्पैक्टेड होगा। और इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि जब चाइना के अपने इंटरेस्ट की बात आएगी और चाइना के जब अपने इंटरेस्ट इससे प्रभावित होंगे तो वो इस संदर्भ में वो ईरान से जरूर उसके ऊपर इस बात का दबाव डालेगा कि वो इस तरीके के जो ब्लॉकेट को वो उसको हटा ले। बस एक सवाल का जवाब सर हाँ या ना में संजीव श्रीवास्तव साहब दीजिएगा, फिर उसके बाद कैप्टन श्याम कुमार आपके पास आऊंगी, फिर यूके देवनाथ सर आपके साथ। संजीव श्रीवास्तव, क्या ये तरीका है दूसरा कहीं ना कहीं कि इसका एक इफेक्ट ये होगा या इम्पैक्ट ये होगा कि चीन भी उस ग्रुप का हिस्सा बन सके अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए, जिस तरफ अभी वो पूरा का पूरा ग्रुप ईरान के अगेंस्ट खड़ा है?
देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ईरान इस समय ऑप्शंस की तलाश में है कि वो अपने रिटेलिएशन को दिखा सके। और ये अमेरिका का जो एक्शन है, इजराइल का जो एक्शन है, उसके अगेंस्ट में ईरान भी कुछ बड़ा कर सकता है। उसके संदर्भ में उसके पास स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने का एक ऑप्शन है। लेकिन वो जो ब्लॉकेट है वो बहुत, अगर करेगा भी तो बहुत लंबा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उसके जो पार्टनर्स हैं, जैसे कि आपने चाइना का जिक्र किया, मेरा ऐसा मानना है कि चाइना हर एक स्थिति में ईरान के साथ ही रहेगा। ईरान की अदर साइड में अदर पार्टी जो अदर ग्रुपिंग्स है उसमें नहीं जाएगा। और चाइना ईरान को इस बात के लिए राजी करेगा कि वो उस ब्लॉकेट को हटा ले। इसमें एक और पर्सपेक्टिव है, मैं आती हूं सर आपके पास, थोड़ा आगे भी समय दूंगी आपको। इसमें एक और पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं एक ये भी नजर आता है कि जो अभी ईरान की तरफ से एक्शन लिया गया, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात कर रहा है, तो खुद ईरान की इस ऑयल एक्सपोर्ट पर जो बाकी देशों को वो करता है, उस पर उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। ऐसे में अगर उसका आर्थिक तंत्र, यानी कि अगर तेल कमजोर होगा, बिकेगा नहीं, तो फिर कमाएगा कहां से, खाएगा कहां से, खुद को सपोर्ट कहां से करेगा, ये भी समझना होगा। श्याम कुमार सर, अभी तक क्या होता था कि भारत की जो नौसेना, उसकी प्राथमिकता हमने देखी या तो चीन या इंडो पैसिफिक रीजन पर रही है, लेकिन फारस की खाड़ी भी अगर तनाव में आ जाती है, तो क्या भारत टू फ्रंट मैरिटाइम थ्रेट के साथ एक नई चुनौती का सामना करता हुआ दिखेगा? धन्यवाद पूर्णिमा जी। जय हिंद, शनो वरुणा। गहरे समुद्र से और असीम समुद्र से कुछ गहरे तथ्य। देखिए, भारतीय नौसेना की पैनी नज़र, जब मैं सब लेफ्टिनेंट था तब से ये 5 चोक पॉइंट हमें पढ़ाए गए हैं, और उसमें से बाब अलमंडेव, चाहे वो मदगास्कर हो, सुंड्रा स्टेट हो, मलाक्का स्टेट हो और स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इस पे हम लगातार पैनी नजर रखते हैं। और भारतीय नौसेना के कम से कम 3 से 4 शिप लगातार उस एरिया में अपनी निगरानी रखते हैं, क्योंकि वहां पे मकरान कोस्ट है और वहां पे बंदर अब्बास है, जहां हमारी रेगुलर विजिट होती है फ्लैग शोइंग मिशंस की। हर कैडेट वहां जाता है ट्रेनिंग के दौरान करीब करीब। और चाहवार पोर्ट के बारे में मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि हमारी कितनी जरूरत है वहां पे। बहुत करीब है हमारे चाहवार पोर्ट, हमें उसके बहुत जरूरत है इंटरनेशनल साउथ नॉर्थ कॉरिडोर से हमें रूस और मिडिल और यूरोपियन कंट्री तक जाने के लिए। इसलिए भारतीय नौसेना का लगातार प्रभाव उस एरिया में रहता है। रेड सी में हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे लोगों को छुड़ाया, कितना बड़ा डिस्टेंस ऑपरेशन करके हमने अपने एक एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से मरीन कमांडोज ड्रॉप करके क्या किया था, और राजनाथ सिंह ने कैसे उसको पीठ थपथपाई थी, आप सब जानते हैं। अब मैं आपको कुछ उल्टी बात कहता हूं आज, जो अभी तक हम 4 पैनलिस्ट से सुन चुके हैं, वो है वहां से निकलने का वायल। मैं कुछ बातें करता हूं घुसने का। हो क्या रहा है, कई दिनों से आकलन चल रहा था, और मेरे आकलन से हिसाब से मैं कह रहा हूं कि जब तक किसी तरह का ग्राउंड इन्वेजन या क्लोज सपोर्ट फाइटिंग नहीं होगी, बुशेरा पे आज ही बुशेरा पे जो रशियन रिएक्टर है, एकमात्र रिएक्टर है लाइव, उस पर इजराइल ने अटैक कर दिया है। बुशेरा पे अटैक का मतलब है कि वहां पे, क्योंकि और ऑयल भी जो वहां पे फ्यूल होता है वो भी रशिया वापस जाता है। अगर कंटामिनेट हुआ गल्फ, तो ओमान, बहरीन, कतार के पास पीने का पानी नहीं है, ये डिसैलिनेटेड वाटर पीते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां पे। और अमेरिकन शिप्स, ब्रिटिश शिप्स वहां पे लगातार हैं। सेंट्रल कमांड से 3 दिन पहले 4 माइन सुपर जो माइन काउंटर मेजर वेसल्स हैं, और उनका एक डिस्ट्रॉयर वहां से मूव कर चुका था। 5 दिन पहले एक ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर को ईरानियन नेवी ने वहां से हटाया था, जो कि मिसाइल्स को अटैक डायरेक्ट कर रहा था लैंडिंग के लिए। सेंट्रल ईरान से अब शिफ्ट होगा ईस्टर्न ईरान में युद्ध, और गल्फ में आएगा, क्योंकि जब तक यह नहीं होता है, उन्होंने कह दिया है मेक पीस, एक वो सेटिस्फाई हो गई है, यूरेनियम हट गए हैं, लड़ाई भी हो गई है, स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स और बड़ी मिलिट्री माइट उन्होंने दिखा दी है, डिस्टेंट ऑपरेशंस में डायवर्जन टैक्टिक्स करके लोगों को बहला के सब कुछ कर लिया ट्रंप ने। लेकिन आखिर मेक पीस होगा कैसे? अब उन्होंने ये भी कह दिया है, मैं कहां आ रहा हूं सुन लीजिए, उन्होंने ये भी कह दिया है कि अब हमें रिजिम चेंज करने की जरूरत की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब तक शिप घुसेंगे नहीं, मैं उल्टी बात कर रहा हूं, जब तक शिप घुसेंगे नहीं गल्फ में, तब तक आखिर वो कैसे कंट्रोल में आएंगे? तो अमेरिकन वॉरशिप्स, ब्रिटिश वॉरशिप्स को फारस की खाड़ी में घुसना पड़ेगा, और जब तक वो घुसते नहीं, उसके लिए वो वहां पे माइंस लगा देंगे। ओमान का साउथ में कंट्रोल है, और हॉर्मुज का जो कंट्रोल है स्टेट का, वो ईरान का है नॉर्थ में, और छोटे छोटे चैनल्स हैं, बस 35 किलोमीटर का एरिया और रेगुलेटेड फ्लो है। वॉरशिप्स को एंट्री में उस पर ट्रीटी भी है, पहले भी कहा गया था वॉरशिप्स एंट्री नहीं करेंगे। ये वही हाल है जैसे कि
ग्रेन डिप्लोमेसी रशिया में ब्लैक सी से मेडिटेरियन में आने के लिए आप डार्डेनल्स या बॉस्फोरस की खाड़ी से आपको गुजरना पड़ता है, और टर्की उस पर कंट्रोल रखता है। वारशिप्स नहीं जा सकते ब्लैक सी में, इसलिए कोई वारशिप्स वहां घुस नहीं सकता। टर्की का यह प्रावधान है। वही हालत यहां होने वाली है। उन बातों को हमें समझना पड़ेगा। त्रिपाठी जी यहां बैठे हैं, उनकी मैगजीन में मैं लगातार लिखता रहता हूं इंडियन ओशंस के बारे में, और अगली बार भी उन्होंने मौका देना है तो यह बातें हम करते रहते हैं डिस्कशंस में। मैं बताऊं आपको, हॉर्मुज बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टरी है ऑयल का, और आत्मघाती कदम होगा ईरान के लिए आर्थिक स्टेज से, जैसे आपने कहा, लेकिन उसके साथ साथ मिलिट्री सिचुएशन जो बन रही है उसे भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। यूके देवनाथ सर, क्या डिफेंस प्रोक्योरमेंट बजट पर भी इसका असर हमें पड़ सकता है? मतलब मैं सिर्फ तेल संकट की बात नहीं करती, लेकिन यह भी है कि अगर तेल महंगा होगा, सरकार के पास संसाधन भी घटते हुए नजर आएंगे, डिफेंस बजट पर भी कहीं ना कहीं एक दबाव बढ़ेगा। और एक सेकेंड एंगल सर, अमेरिका की एंट्री है। 22 साल बाद हमने देखा है कि अमेरिका ने सीधे सीधे किसी युद्ध में इस तरीके की एंट्री ली है। 2001 और 3 से, अगर मैं गलत नहीं हूं मुझे करेक्ट करिएगा, लेकिन अमेरिका की एंट्री ने इस वॉर को एस्केलेट किया है, या फिर शांति की प्रयास जिसकी बात डोनाल्ड ट्रंप करते हैं उस पर एक कॉमा है? ये मतलब आगे क्या होगा? ये बड़ा कंफ्यूजिंग सभी एक चैप्टर दिखता है अमेरिका के पर्सपेक्टिव से। जी हाँ पूर्णिमा जी, जहां तक भारत है, हमारे पास हमेशा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व रहते हैं। भारत सरकार हमेशा कोशिश करके कम से कम 1 महीने का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व मेंटेन करती रही है। तीनों जो पीएसयूज हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एचपीसी और बीपीसी, 30 डेज का स्टॉक मेंटेन करती हैं। फिलहाल स्टॉक नाना कारणों से 21 दिन का है, लेकिन हम जल्दी ही दूसरे देशों से आयात करके इस स्टॉक को 30 दिन बनाने वाले हैं। जहां तक हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हम हमेशा 40 दिन के युद्ध के लिए जो भी पेट्रोल, डीजल, शिप्स में जैसे हैवी हाई स्पीड डीजल इस्तेमाल होता है, एयरक्राफ्ट के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल यूज होता है, तो हम 40 दिन का स्टॉक मेंटेन करते हैं। इंडियन आर्मी 40 दिन का केरोसिन मेंटेन करती है, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड में हमें केरोसिन देना पड़ता है जवानों को, बंकर्स को और इक्विपमेंट को वार्म रखने के लिए। तो हमारी डिफेंस फोर्सेस पर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। पेट्रोल डीजल खरीदने का जो बजट है डिफेंस बजट का, वो ओवरऑल डिफेंस बजट का बहुत छोटा हिस्सा है। मैं बता दूं, अगर हमारा ओवरऑल डिफेंस बजट 5 लाख करोड़ से ज्यादा है, तो इसमें तीनों सेनाओं की जो डिफेंस बजट होती है, पेट्रोल, डीजल और दूसरे ऑयल्स, लुब्रिकेंट्स, ग्रीस खरीदने के लिए 35,000 करोड़ का महज बजट है। तो डिफेंस बजट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। होता क्या है कि अभी जब अमेरिका ने हमला कर दिया है, देखिए खोमेनी साहब की सरकार है, वहां पर वो वहां पर रिलीजियस लीडर हैं, और उन्हें पूरे ईरान को इसी बात पर रखा हुआ है अपने साथ कि एक दिन ईरान जो है वहां पर मजबूती से आगे बढ़ेगा। पूरा प्रॉमिस ये है ईरान की जनता के साथ कि ईरान की जनता को, पहले जो शाह ऑफ ईरान थे वो सही दिशा में नहीं ले जा रहे थे। अब जब अमेरिका ने हमला कर दिया है और अगर ईरान उसका जवाब नहीं देता है, तो एक अंदरूनी प्रेशर बन जाएगा उनकी आम आवाम से, क्योंकि आम आवाम अब ऊपर खोमेनी साहब के रिजीम के टॉप लीडर्स की तरफ देख रहे हैं कि आपने अमेरिका का जो हमला है उसको किस तरह से हजम कर लिया, कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। अगर उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया तो आम आवाम बहुत नाखुश हो जाएगी, इसलिए उन्हें रेस्पॉन्स तो देना पड़ेगा। देखिए एक बात हो रही है बार बार सुबह से कई चैनलों पे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। जिस तरह से हुती ने लाल से रेड सी में सिलेक्टिव अटैक किए हैं, ईरान अगर बंद भी करेगा तो ऐसा नहीं कि बस पूरा नलका बंद कर दिया कि एक बूंद यहां से वहां, एक शिप यहां से वहां नहीं जाएगी, एक शिप वहां से पूरा से पश्चिम नहीं जाएगी। वो सिलेक्टिव क्लोजर करेगा। यानी अगर वो एक चीन का जहाज है जो कच्चा तेल लेने आ रहा है, उसको अंदर आने देगा, और इसी तरह से अगर चीन का जहाज कच्चा तेल लेकर वापस जा रहा है उसको तो जाने देगा। लेकिन अगर एक अमेरिकन शिप है, जैसे कि हुतीज ने लाल सागर में अमेरिकन शिप पर हमला किया, तो ईरान क्या करेगा कि अगर एक अमेरिकन शिप है तो ईरान के पास 3000 छोटे वाले बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिसमें रेंज तो कम होती है 100, 200, 300 किलोमीटर, लेकिन वॉरहेड बड़ा होता है। वॉरहेड 500 किलो का होता है जो शिप को डुबा सकता है, वॉरहेड 1000 किलो का होता है जो शिप को डुबा सकता है। रेंज छोटी है 300 किलोमीटर। ईरान इसका इस्तेमाल करके सिलेक्टिव, यानी अमेरिका का शिप है डुबा दो, इजराइल का शिप है डुबा दो, चाइना का शिप है जाने दो, भारत का शिप आ रहा है जा रहा है, भारत हमारा दोस्त है, ईरान कहेगा जाने दो।
ये 100% ब्लॉकेज नहीं है, ये सिलेक्टिव ब्लॉकेज ठीक है करेगा सर, ईरान। हाँ। जी